नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रहस्य। मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। आज के रहस्य में कुतुब मीनार और उसके साथ 1600 साल पुराने लौह स्तंभ की कहानी की बात करेंगे। इन दोनों प्राचीन स्मारकों का रहस्य हम आपको बताएंगे। ये मामला अदालत तक कैसे पहुंचा, क्या है इसे लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्षों का दावा और क्या है इतिहासकारों की राय, ये भी हम आपको बताएंगे। कोर्ट ने तो कुतुब मीनार मामले में अब अगली सुनवाई 9 जून को मुकर्रर की है, लेकिन उससे पहले आप समझिए क्या है दिल्ली के इन दो स्मारकों को लेकर विवाद की वजह। जाने कितनी बार उजाड़ी और बनाई गई दिल्ली, जो मौजूदा वक्त में 9 जिलों में बटी हुई है और 1483 वर्ग किलोमीटर में पसरी हुई है, जिसकी अधिकतम लंबाई 52 किलोमीटर है और अधिकतम चौड़ाई 48 किलोमीटर, जिसके उत्तर और पूर्व में गंगा का कछार है। पश्चिम में थार की रेगिस्तानी मिट्टी है और दक्षिण में अरावली पर्वत का क्षेत्र। इसी दिल्ली में मेहरौली की ओर जाने पर दिखती है तुर्क सम्राटों के काल की 73 मीटर ऊंची कारीगरी। सैकड़ों साल से खड़ा कुतुब मीनार। कहा जाता है कि साल 1193 में दिल्ली के आखिरी हिंदू सम्राट को हराकर बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस 5 मंजिले टार की बुनियाद रखी थी, जिसे इल्तुतमिश और फिरोज शाह ने फिर पूरा कराया। हिंदुस्तान की इस बेहतरीन कारीगरी को आज भी दुनिया में वास्तुशिल्प का अद्भुत नमूना माना जाता है। लेकिन इस धरोहर के पास ही एक ऐसी धरोहर भी है जो 1600 सालों से विज्ञान के लिए अजूबा बनी हुई है। ये धरोहर है एक लौह स्तंभ। कुतुब मीनार के अंतिम जीर्णोद्धार को माने तो ये स्मारक 900 साल के करीब पुराना है, जबकि इसी लौह स्तंभ के बारे में दावा किया जाता है कि ये 1600 साल पुराना है, यानी कुतुब मीनार बनने से पहले ही ये लौह स्तंभ मौजूद था। इसके बारे में दावा यह है कि ये स्तंभ भगवान विष्णु की पूजा से जुड़ा हुआ है और इसे एक हिंदू राजा अनंगपाल विदिशा से मेहरौली लाए थे। लेकिन इस स्तंभ की जो सबसे दिलचस्प बात यह है कि 1600 साल बाद भी इसमें जंग नहीं लगा। दिल्ली के मेहरौली में इस 7.25 मीटर ऊंचे मीनार पर इसका इतिहास लिखा है, लेकिन इस इतिहास को भी पढ़ने का दावा विवादों में घिरा हुआ है। दावा किया जाता है कि इस पर लिखावट ब्राह्मी लिपि में है और इसे पहली बार पढ़ने का दावा किया गया 126 साल पहले। 1888 में दावा किया गया कि 6 लाइन और 3 स्टेंजा की यह इबारत एक कवि की रचना जैसी है, जिसका दिल्ली के किसी पंडित बांके राय ने 1903 में अनुवाद किया। इस अनुवाद के मुताबिक लोहे की मीनार पर लिखा है, जिसकी भुजा पर तलवार ने कीर्ति लिखी, जब उसने वंग देश की लड़ाई में इकट्ठे होकर आए शत्रुओं को छाती से धकेलकर पराजित कर दिया, जिसने लड़ाई में सिंधु के साथ धाराओं को पार कर वाल्हीकों को जीता, जिसके बल रूपी वायु से आज तक दक्षिण में समुद्र सुगंधित हो रहा है। लौह स्तंभ पर लिखी इबारत के इस अनुवाद ने रहस्य को और भी गहरा दिया, क्योंकि इतिहास में वंग देश का जिक्र कहीं नहीं मिलता। न ही इस काव्य ने ये राज उजागर किया कि किस देश में किस राजा ने विजय पताका लहराई थी। कुछ जानकार मानते हैं कि वंग राज्य उज्जैन के आसपास कहीं होगा और मीनार पर लिखी इबारत कहती है कि इसी उज्जैन से कोई राजा दिल्ली लेकर आया होगा। ताजुल मुआसिर नाम का एक ग्रंथ है, हसन निज़ामी का लिखा हुआ, उसमें इस बात को स्पष्ट किया गया है कि जहाँ ये आज स्तंभ है वो जगह है जहाँ पर तकरीबन 27 टेम्पल्स एग्जिस्ट करते थे और उन टेम्पल्स को डिमोलिश करके तुर्कों ने इस मस्जिद का निर्माण किया, लेकिन इस स्तंभ को नहीं हटाया, जिससे ये साबित होता है कि ये स्तंभ पहले से यहाँ मौजूद था। ये स्तंभ किसने लगवाया था और कहाँ से आया था, इसका अभी तक कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं है, ठोस एविडेंस नहीं है। मीनार पर लिखी लाइनों का आगे का अनुवाद भी सारे राज नहीं खोल सका, जिसका मतलब होता है जिसका नाम चंद्र है और जिसका मुख भी पूर्णिमा के चांद जैसा खूबसूरत है, इस राजा ने भक्ति से अपने मन को भगवान विष्णु में लगाया
और जिसने विष्णुपद नाम के पहाड़ पर भगवान विष्णु का ये ऊंचा ध्वज स्थापित किया। स्तंभ पर लिखी गई इबारतें पढ़ी जाती रही और इतिहास उलझता रहा। स्तंभ पर लिखे चंद्र नाम से कई कयास लगाए गए और विष्णुपद नाम के पहाड़ की भी खोज शुरू हुई। खोज उस वंग राज्य की भी हुई और वहां विजय पताका लहराने वाले सम्राट की भी। लोहे की मीनार पर लिखे चंद्र नाम से अनुमान लगाया गया कि ये काल गुप्त वंश के प्रतापी शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का रहा होगा। यानी मेहरौली के लौह स्तंभ का इतिहास उतना ही पुराना है जितना पुराना है हिंदुस्तान के महान पराक्रमी और प्रतापी राजा चंद्रगुप्त द्वितीय का इतिहास। चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा गया, जो हिंदुस्तान के महान शासक समुद्रगुप्त के बेटे थे। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त ने शक शासक रुद्रसेन तृतीय के शासन का विनाश कर दिया और उसके राज्य को अपने अधीन कर लिया। इसके बाद मालवा पर भी अधिकार कर लिया और उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बना लिया। फहयान ने उसी के समय में भारत यात्रा की थी और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में 6 साल भारत में बिताए थे। फहयान ने लिखा है, मालवा में उसके शासनकाल में सभी खुश थे। कोई अपने घर पर ताला नहीं लगाता था। उसके शासनकाल में किसी जानवर को मारकर नहीं खाया जाता था। शराब नहीं पी जाती थी। प्याज और लहसुन कोई नहीं खाता था। केवल चांडाल ही ऐसा किया करते थे। इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं कि विज्ञान डेवलप था और इसका सबसे अच्छा उदाहरण और लिखित अगर प्रमाण हम कहने की कोशिश करें तो अल-बैरूनी का ग्रंथ है। किताबुल हिंद में इस ट्रैवलर ने, जो एक बहुत बड़ा फिलोसोफर था, साइंटिस्ट था, एक एस्ट्रोलॉजर था, इसने हिंदुस्तान के बारे में जो कुछ लिखा है उससे अच्छा शायद कोई दूसरा अकाउंट हिंदुस्तान की उन्नति को दर्शाने के लिए हमारे पास 10वीं-11वीं शताब्दी का नहीं है। इतिहास कहता है कि मेहरौली की लोहे की मीनार ब्यास नदी के किनारे कहीं पर हुआ करती थी। उसे दिल्ली का कोई राजा दिल्ली लेकर आया। इतिहास ये भी कहता है कि लोहे की मीनार भगवान विष्णु को समर्पित है, जिसका ऊपरी हिस्सा कमल के आकार का है। लेकिन इतिहास में मीनार की तकनीक कहीं नहीं मिलती। कोई नहीं जानता कि जब पूरी दुनिया में लोहे में जंग लगती है तो फिर मेहरौली की लोहे की मीनार चमकती क्यों रहती है। तो क्या अब तक हुई रिसर्च इस राज से पर्दा उठा सकी है? मेहरौली के लौह स्तंभ का इतिहास जितना रहस्यों में घिरा हुआ है उतना ही अजूबा है। इसकी मौजूदा हालत, खुले आसमान के नीचे खड़ा ये स्तंभ 1600 सालों से धूप और बारिश का मुकाबला कर रहा है। बावजूद इसके इसमें जंग का नामो निशान तक नहीं मिलता। ये तकनीक वैज्ञानिकों को आज भी हैरान करती है। जब पूरी दुनिया में लोहे में जंग लग जाता है तो मेहरौली के लौह स्तंभ में क्यों नहीं? क्या लौह स्तंभ में वाकई लोहा है या लोहे जैसा दिखने वाला कोई और धातु, या फिर लोहे के स्तंभ को किसी लेप से सुरक्षित किया गया है? और अगर स्तंभ को सुरक्षित किया गया है तो फिर वो लेप कौन सा है? इन सवालों पर सबसे ठोस रिसर्च मिलती है IIT कानपुर के विशेषज्ञ प्रोफेसर R बालासुब्रमण्यम की। बालासुब्रमण्यम ने अपने शोध के बाद दावा किया, लौह स्तंभ में मिसावाइट की एक परत है जो लोहा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। रिसर्च में यह भी दावा किया गया कि लौह स्तंभ में 98% लोहा है और एक पतली सी परत ने ही स्तंभ को क्षरण से बचा रखा है। लोहे में फास्फोरस की मात्रा अधिक है। आमतौर पर लोहे में 0.05% फास्फोरस होता है, लेकिन इस लौह स्तंभ में 0.1% फास्फोरस पाया गया। ये एंशिएंट पीरियड का अचीवमेंट के अलावा हम कुछ नहीं कह सकते। मेटलर्जी इतनी डेवलप्ड है कि वो पूरा का पूरा स्तंभ जंग से बिल्कुल पाक है, साफ है। IIT के विशेषज्ञ ने मध्य प्रदेश में धार और मांडू के लौह स्तंभों का भी अध्ययन किया। राजस्थान के माउंट आबू और कर्नाटक के कोडछद्री के लौह स्तंभों को भी जांचा परखा और दावा किया कि ये 1600 साल पुराने एडवांस साइंस का अद्भुत नमूना है। इस दावे में सच्चाई चाहे जितनी भी हो,
लेकिन एक हकीकत यह भी है कि सदियों पुरानी गुत्थी सुलझ जाने के बावजूद कोई दूसरा लौह स्तंभ नहीं बन सका, लोहे को जंग से नहीं बचा सका, शरण की इस अद्भुत कारीगरी को इस्तेमाल में नहीं ला सका। पॉपुलेशन इतनी नहीं थी, वेजिटेशन खूब था, ग्रीनरी खूब थी, तो पर्यावरण को लेकर तो कंपैरिजन बिल्कुल मेरे ख्याल से संभव नहीं है। लेकिन इस स्तंभ को देखकर ये ज़रूर साबित होता है कि हिंदुस्तान के जो मेटलर्जी के एक्सपर्ट्स थे वो अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहते थे और एक नमूना, एक छाप इतिहास में अपना एक प्लेस क्रिएट करना चाहते थे, और ये स्तंभ उसको साबित करता है। कुछ जानकारों का दावा है कि दिल्ली के लौह स्तंभ को बनाने में वो स्टील का इस्तेमाल किया गया होगा, यानी वो लोहा जिसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा होती थी। माना जाता है कि भारतीय इस लोहे का इस्तेमाल ईसा से 300 साल पहले से कर रहे थे। बाद में इसी स्टील से दिमिश्क तलवारें भी बनी, जिनकी धार का लोहा दुनिया ने भी माना। कुछ विशेषज्ञ दावा करते हैं कि लौह स्तंभ में कार्बन के साथ साथ टंगस्टन, वेनेडियम का भी इस्तेमाल किया गया होगा, जो लोहे को शरण से बचाता है। एक ज्ञान जो सदियों से हिंदुस्तान के पास था, सदियों पहले खो गया। इंजीनियरिंग का एक बेमिसाल नमूना जो सदियों पहले तैयार किया गया, वो आज भी हमारे सामने मौजूद है। तो आखिर कहाँ गई वो कारीगरी? क्या ज्ञान को अपने परिवार तक ही समेट कर रखने की परंपरा में वो ज्ञान भी गुम हो गया? क्या इस ज्ञान को सम्राटों ने ही आगे नहीं बढ़ने दिया? और देखिए, ये तकनीक जो थी ये उस वक्त की है जब ना तो लोहा गलाने के कारखाने हुआ करते थे और ना ही एक जगह से दूसरी जगह तक पिलर ले जाने के लिए बड़ी बड़ी क्रेन्स हुआ करती थी। दिल्ली का ये लोह स्तंभ इसीलिए आज भी अजूबा है। लेकिन क्या ये भारत के उसी ज्ञान का हिस्सा है जो भारत ने दुनिया में फैलाया? अगर ये स्तंभ 1600 साल पुराना है तो आज भी ये जंग से कैसे बचा है? अगर विज्ञान इसकी गुत्थी सुलझा चुका है तो आज तक दूसरा लौह स्तंभ क्यों नहीं बना सका है? दावा किया जाता है कि 5000 साल पहले ही मानव सभ्यता ने सबसे ज्यादा आविष्कार किए और आज के कई आविष्कार का एक सिरा उसी जमाने से जुड़ा हुआ है। भारत ने शून्य की खोज की और 100 ईसा पूर्व में ही अंकगणित का आविष्कार भी किया। खोज का श्रेय दिया जाता है पाटलिपुत्र के कुसुमपुरा में जन्मे आर्यभट्ट को, और उसी शून्य की खोज पर आज पूरी दुनिया की तकनीक टिकी हुई है। अर्थशास्त्र टिका है। आज गणित में शून्य की वही अहमियत है जो अहमियत हमारे जीवन में हवा की है। भारत ने दुनिया को मेडिकल का तरीका बताया। सबसे पुरानी उपचार की प्रणाली आयुर्वेद को माना जाता है। आयुर्वेद, जिसकी खोज 2500 साल पहले की गई थी। सुश्रुत ने सबसे पहले सर्जरी की खोज की और उन्हें फादर ऑफ मेडिसिन का खिताब भी मिला। जाति का नाश करने के लिए मैं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करूं। हिंदू धर्म ग्रंथों में ब्रह्मास्त्र का उल्लेख कई बार मिला है। मान्यता है कि रावण के बेटे मेघनाद के वध के लिए लक्ष्मण ने ब्रह्मास्त्र चलाना चाहा था, लेकिन भगवान राम ने उन्हें रोक दिया। लेकिन महाभारत में ब्रह्मास्त्र के इस्तेमाल का भी जिक्र मिलता है। माना जाता है कि ब्रह्मास्त्र का सबसे पहले अश्वत्थामा ने इस्तेमाल किया था। अणुपणुबाम, वो भी आज भीष्म पितामह जीवित हैं, अश्वत्थामा जीवित हैं, व्यास और बलि जीवित हैं, लेकिन उसको देखने के लिए कुछ साधना की जरूरत पड़ती है, दृष्टि की जरूरत पड़ती है। कहा जाता है कि तब ब्रह्मास्त्र को मन से नियंत्रित किया जा सकता था और उसे एक बार छोड़ देने पर वापस लेने का कोई तरीका नहीं होता था। जब हमारे ग्रंथों को उठा करके तथा कथित विद्वान, जो पाश्चात्य विद्वान थे, वो देखते थे तो वो कहते थे कि अरे कहाँ विमान हवा में आकाश में चलने वाला विमान कहाँ हो सकता है, क्योंकि तब विमान चलता नहीं था, चल नहीं रहा था, लेकिन हमारे शास्त्रों में लिखा था। तो उस समय की ये 150-200 साल पहले की बात कर रहे हैं, जिस समय सचमुच हमारे ऊपर हंसा जाता था कि इनके ग्रंथों में जो लिखा है ये कल्पना है, ऐसा नहीं हो सकता कि आदमी बैठे और विमान उड़ जाए। लेकिन आज तो विमान उड़ रहे हैं ना,
आज तो हमारी बात प्रमाणित हो गई है। जो हथियार हकीकत में हजारों साल बाद हिरोशिमा में परमाणु बम के हमले में दिखा, वो हथियार पुराने जमाने का ब्रह्मास्त्र तो नहीं। सवाल उठता है कि अगर जीरो पर आज पूरी दुनिया का गणित टिका है, सुश्रुत की कला पर मेडिकल साइंस टिकी है, तो लोहे को जंग से मुक्त करने की कल्पना को क्यों साकार नहीं किया जा सका? 1600 साल पुराना विज्ञान दोबारा जिंदा क्यों नहीं किया जा सका? दिल्ली के लौह स्तंभ की इंजीनियरिंग का जिस दिन पुख्ता दावा हमारे पास होगा, उस दिन लोहा भी अजर अमर हो जाएगा। लोहे को नई ताकत मिलेगी और विज्ञान का एक नया चैप्टर खुलेगा। तो देखिए, मेहरौली का ये लौह स्तंभ तब तक चौंकाता रहेगा जब तक उसका राज लोगों के सामने नहीं आ जाता। रहस्य के आज के एपिसोड में बस इतना ही। न्यूज़ नेशन पर जारी है खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए हमारे साथ।